नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम फिर मिलेंगे। आज हम लोग व्याकरण विभाग में जो शब्द संपदा है वह लेने वाले हैं। यह शब्द संपदा जो है आप लोगों को 10वीं 11वीं का वृत्ति पत्रिका जो रहती है हमारी वो कैसे है पता है। फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो पाठ है जो कविता है उस पर आपको एक परिचय दिया जाता है। गद्य विभाग पर अलग, पद्य विभाग पर अलग, और उसमें कृति पत्रिका में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वही परिचय पढ़कर उसका जवाब वहीं के वहीं सिर्फ लिखना है। उसी तरह से उसमें ही उस कृति पत्रिका में यह शब्द संपदा आ जाता है। तो कभी प्रश्न क्रमांक 1 में लिंग पूछा जाता है, कभी वचन, कभी विलोमार्थी शब्द, कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, शब्द युग्म की जोड़ियां बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द तैयार कीजिए, कृदंत शब्द तथा तदधिक शब्द, रसास्वादन कविता में इत्यादि। यह व्याकरण विभाग जो है आज हम लोग देखने वाले हैं और परीक्षा के लिए अनिवार्य है। और यह सब परीक्षा के लिए अनिवार्य होने की वजह से अत्यंत तो सरल है, मगर गणित के जैसे उसे गुण प्राप्त होते हैं। अगर सही ढंग से आप लोगों को अपने जवाब लिखा सही है तो पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। इसमें से एक भी गलत हो गया तो अंक कटता है, 0 गुण प्राप्त हो जाते हैं और उसमें आपके गुण कम होते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, सेकेंड लैंग्वेज आपका हिंदी है, मगर हिंदी विषय के अनुसार आप लोगों को क्या करना है कि भाई हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में गुण कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको देखना है। क्योंकि आपका सारा पढ़ाई का ध्यान जो है विज्ञान पर आधारित है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ है। आपका जो विषय है वो आप लोगों को वह महत्वपूर्ण लगता है। हिंदी को थोड़ा अनदेखा ही करते हैं, मगर अनदेखा करते हुए भी हम लोगों को इसमें ज़्यादा गुण प्राप्त करना ही है, ताकि आपको उसके 12वीं के प्रतिशत आपके बढ़ना ही चाहिए इस विषय के माध्यम से। तो यह जो है जरा सा ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया कि यह प्रश्न किस ढंग से लिखना है, तो आप लोग सरलता से लिख पाओगे। और इसीलिए हम लोगों को इस शब्द संपदा में लिंग वचन ये जो सब है वो हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं। और इस तरह से पहले हम लिंग देखना चाहते हैं। लिंग का वैसे देखा जाए तो 5वीं से 10वीं तक तो पूरा यही व्याकरण विभाग हुआ है। फिर भी मैं आपको दोहराना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आदमी भूल जाता है, भूलने की आदत आदमी को ही रहती है ना, तो उसमें आप लिंग वचन ये शब्द अगर भूल गए तो आपको याद दिलाने के लिए फिर से हम पढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम लोग पहले लिंग लेंगे। लिंग क्या होता है? लिंग अर्थात उसका अर्थ होता है पहचान। पहचान किस बात की? तो इस तरह से लिंग का शाब्दिक अर्थ है पहचान। पहचान किस बात की? तो हम लोगों को जो भी शब्द बताया जाता है वह किस तरह का है, स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, कैसा है, वह हम शब्द सुनते ही हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इसी तरह से आप लोग पहले यह लिंग लिख लीजिएगा और फिर उसकी परिभाषा लिखिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग खुद लिखोगे। लिखिए लिंग की परिभाषा। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, अर्थात शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि अमुक वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या अथवा स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लड़का, लड़की, गाय, बैल। अगर लड़का कहा गया तो हम लोगों को पता चलता है कि लड़का पुरुष है, और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई ये पुल्लिंग है। लड़की कहते ही हम लोगों को समझ में आती कि यह स्त्री जाति का है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह से इस लिंग की वजह से हम लोगों को यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो यह लिंग हो गया। तो लिंग के 2 भेद हैं महत्वपूर्ण। नंबर 1 है
पुल्लिंग और नंबर 2 है स्त्रीलिंग। परीक्षा में आप लोगों को इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती। आप लोगों को आपके जो कृति पत्रिका में जो परिच्छेद आते हैं उसमें से ही आप लोगों को लिंग के लिए शब्द दिए जाते हैं। शब्द दिए जाते हैं तो वह पहचानना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या कभी कभार शब्द दिए जाते हैं उसका स्त्रीलिंग बनाकर, यानी पुल्लिंग शब्द दिया है तो स्त्रीलिंग शब्द बनाकर उसको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। यानी किसी भी तरह का आपको यह प्रश्न दिया गया तो आसानी से लिखना आता है। तो यह हुआ लिंग। तो अभी हम लोग लिंग के दो जो भेद है वह देखेंगे। हिंदी में लिंग के दो भेद है। आप लिखिए, हिंदी में लिंग के निम्नलिखित दो भेद है। नंबर 1 है पुल्लिंग और नंबर 2 है स्त्रीलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे। लिखिए पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। कठिनता है किसी को, उसका आप उदाहरण लिखिएगा। नंबर 1 पेड़, सिंह, कुत्ता, घोड़ा, घर आदि इत्यादि यह पुल्लिंग है। नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की हम पहले परिभाषा लिखेंगे, आप लोग लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण नारी, कुतिया, घड़ी इत्यादि। तो इसी तरह से यह लिंग है। आपको परीक्षा में परिभाषा पूछी नहीं जाती है, सिर्फ शब्द दिए जाते हैं, उसमें से स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग कौन सा यह पहचानना है। अथवा स्त्रीलिंग दिए गए तो पुल्लिंग बनाने के लिए कहेंगे, अथवा आप लोगों को स्त्रीलिंग दिए हैं तो पुल्लिंग शब्द तैयार करके उसका वाक्य बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो इसी तरह से यह व्याकरण विभाग में आप लोगों को शब्द संपदा में लिंग के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग यह जो पूरा होने के बाद पूरे वाक्य जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं हर एक पाठ के नीचे, उसमें से हम लोग ये पूरा करने वाले हैं और आप लोगों को मैं लिखने के लिए बताने ही वाली हूँ। तो इसी तरह से हम लोगों का यह लिंग खत्म हो गया है। किसी को कुछ कठिनता है बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नंबर 2 हम लोग वचन देखेंगे। वचन की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाता है। वचन शब्द के जिस रूप से यह उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें वह शब्द एक है या अनेक है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, इसका बोध होता है, उसे हम यहाँ पर वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, पुस्तकें, स्त्री, स्त्रियाँ, लड़का, लड़के इत्यादि। तो इसी तरह से वचन आपको परीक्षा में परिभाषा पूछी नहीं जाती है। वचन के लिए आपको शब्द दिए जाते हैं और उसके आपको भेद लिखना है। आगे देखिए, वचन के 2 भेद हैं। लिखिए, वचन के निम्नलिखित 2 भेद हैं। वचन के निम्नलिखित 2 भेद हैं। नंबर 1 है एक वचन, नंबर 2 है बहुवचन।
परीक्षा में फिर आपको एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन बनाइए, बहुवचन दिया है तो एक वचन बनाइए। इसी तरह परीक्षा के लिए आप लोगों को 2 गुणों के लिए 1 गुणों के लिए आ जाता है। उसी तरह से आपको जो दिया है सूचना के अनुसार प्रश्न के बारे में वह आपको लिखना है। तो पहले हम वचन के 2 भेद देखें। अभी एक वचन, उसकी परिभाषा आप लोग लिखिएगा। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक ही वस्तु है ऐसा बोध होता है तब एक वचन होता है। उदाहरण के लिए घोड़ा, बकरी, नारी, बिल्ली इत्यादि। अभी नंबर 2 है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लिखिएगा घोड़े, बकरियां, नारियां, बिल्लियां, पुस्तकें इत्यादि। कठिनता है समझ में आप लोगों को किस तरह से यह वचन रहते हैं। तो परीक्षा में आप लोगों को शब्द दिए जाते हैं तो उस शब्दों में एक वचन होगा या बहुवचन होगा। एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाइए, बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन बनाइए। इस तरह से परीक्षा में इस पर प्रश्न आधारित रहता है। इन सारे प्रश्न हम बाद में देखने वाले हैं। तो कठिनता है किसी को वचन के इसमें, इस तरह से आपको सिर्फ यह याद रखना है। अभी नंबर 3 है विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी नंबर 3 में विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द यानी विपरीत, विपरीत यानी विरुद्ध, यानी जो शब्द दिया है उसका विरुद्ध लिखना है उसे ही विलोमार्थी शब्द कहते हैं। लिखिए उसकी परिभाषा। किसी शब्द का विलोमार्थी शब्द, किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। उसे विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। परीक्षा में भी आप लोगों को उसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती। जो परिचय जिस पाठ से लिया गया है उस पर प्रश्न रहता है, उसमें से ही चंद शब्द चुने जाते हैं और उसका आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। हम लोग उदाहरण देखेंगे 1-2। अभी शब्द दिया गया है अपना। अपना का क्या होगा विरुद्ध शब्द? पराया। अपना का पराया। अच्छा, बुरा। आदर, निरादर। उत्तर, दक्षिण। इस तरह से आप लोगों को परीक्षा में शब्द दिए जाते हैं, उसके सिर्फ विरुद्धार्थी शब्द हम लोगों को लिखना है। यह भी आप लोगों को 1 या 2 गुणों के लिए शब्द संपदा में आ जाते हैं। अभी आगे का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। आप लोग देखिए उदाहरण पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी परीक्षा में अवश्य आता है। और फिर परिचय जो दिया जाता है उसी में से एक शब्द दिया जाता है और आपको उसका क्या होता है लिखना है। देखिए जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वह स्थान बता सकते हो उसे क्या कहलाते हो? तो उसे हम चौराहा कहते हैं। माता, माता की माता किसे कहते हैं? नानी को। बुआ का पति फूफा। तो इसी तरह से अनेक शब्द दिए जाते हैं, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें ढूंढना है। तो आप लोग लिखिए पहले शब्द समूह
और उसके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ को सूचित करते हैं। शब्द समूह और उसके सामने दिया गया शब्द एक ही अर्थ को सूचित करते हैं। प्रत्येक शब्द अपने शब्द समूह का संक्षिप्त रूप होता है। इसे शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग कहलाते हैं। कठिनता है किसी को? हम एक दो चार उदाहरण देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी नंबर 1 लिखिएगा उदाहरण। जो अभिनय करता है वह अभिनेता। यानी ऐसा भी कहा कि जो अभिनय करता है वह भी ठीक है, अभिनेता भी ठीक है, यानी अर्थ दोनों का एक ही आता है, इतना याद रखना। तालाब में खिलने वाला कमल। जो अन्न पैदा करता है वह व्यक्ति किसान। लिखने का साधन कलम। जो डरता है व्यक्ति वह डरपोक। पक्षी का घर घोंसला। कुहू कुहू करने वाला पक्षी कोयल। तो इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द जो रहता है उसे हम शब्द समूह के लिए जो एक शब्द रहता है वह इस तरह से लिखा जाता है। कठिनता इसमें आप लोगों को, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे पाठ के नीचे जितने दिए हैं उसकी पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, तब यह शब्द आप लोगों को आ जाएंगे। अभी आगे का शब्द युग्म। यह भी इसी तरह से अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर एक तो कविताओं के बीच में से या तो यानी गद्य या पद्य विभाग में से एक परिच्छेद आ जाता है, उसी में कि यह शब्द चुने जाते हैं और उस शब्द के बारे में आपको लिखना है। फिर शब्द के बारे में मगर शब्द युग्म क्या होता है, आप पहले उसकी परिभाषा लिखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शब्द युग्म। शब्द युग्म ऐसे शब्दों की जोड़ियां हैं जो शब्द देखने अथवा सुनने में एक जैसे और मिलते जुलते हैं, परंतु शब्द युग्म ऐसे शब्दों की जोड़ी है जो शब्द देखने अथवा सुनने में एक जैसे और मिलते जुलते हैं, परंतु उन शब्दों की वर्तनी एक दूसरे से भिन्न होने के कारण अथवा उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होने पर अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं उदाहरण। परिभाषा लिखिए आप लोगों ने, ठीक है। अभी उदाहरण देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाता है। आप लोग ग्रह और ग्रह ये बताना चाहती हूँ लिखकर, आप लोगों को समझ में आना, इसीलिए देखिए आप, एक ग्रह और ये ग्रह। इस ग्रह में और ग्रह में उच्चार समान है, थोड़ा लिखना अलग है। तो इसी तरह से जब हम लोग यह ग्रह इस तरह से लिखते हैं तो यह ग्रह क्या होता है, हमारा घर मकान, और यह ग्रह क्या होता है, तारे चंद्र आदि इत्यादि, इसको हम ग्रह कहते हैं। यानी उच्चार एक है मगर अर्थ अलग अलग बनता है। तो इसी तरह से यह जो शब्द है ऐसे शब्दों की जोड़ियों को शब्द युग्म कहलाते हैं। आप लोग लिखिएगा कुल, कुल पहला उकार दूसरा उकार, पहला उकार कुल वंश घराना, कुल दूसरा किनारा। नंबर 3 उदाहरण कली। पहली ली और दूसरी ली, पहली कली कलह और दूसरी कली का कली फूल की कली का।
अभी इसी तरह से कुछ शब्दों की जोड़ियां हैं जो हम लोग पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उसकी पढ़ाई करते वक्त हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। कठिनता है शब्द युग में, अभी आगे का उपसर्ग और प्रत्यय। पहले हम उपसर्ग देखेंगे। आप लोगों को पता है जो भी शब्द है उसका उपसर्ग के जो भी शब्द आते हैं उसका स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ प्रत्यय लगाकर कुछ ना कुछ उसको स्वतंत्र रूप को लगाने के लिए जो मूल शब्दों को कुछ लगाकर नया शब्द बनता है, उसका कुछ तो भी नया अर्थ निकलता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसकी परिभाषा लिखिए। नए शब्द बनाने के लिए उपसर्ग, नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है। उपसर्ग में नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण लिखिएगा। अन्याय। आप देखिए, अन्याय में अ और फिर न्याय, इस तरह से दो मुख्य शब्द आ जाते हैं। तो अ से इस तरह से न्याय शब्द लगाकर अन्याय शब्द होता है। नंबर 2 उपवन, उसमें भी उप और फिर वन, यानी उप को वन लगाने के बाद उपवन। तो इस तरह से मूल शब्द के पहले जो अक्षर शब्द लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहलाते हैं। उसके हम चंद उदाहरण लिखेंगे। लिखिए, मैं बताती हूँ। आपने परिभाषा लिखी है, मैं फिर से दोहराती हूँ। लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के शब्दों के उदाहरण। अ से क्या क्या बनता है? अ से अकाल बनता है, अ से अन्याय बनता है, अ से असंख्य बनता है। इन्हें अ देने के बाद आप लोगों को इस तरह से शब्द तैयार करना है। अभी अति शब्द देने के बाद अतिरिक्त, अतिसार, अत्यंत, इस तरह से। अभी आप लोगों को नंबर अलग सा देती हूँ, जरा से आपको समझ में और भी आ जाएगा। नी शब्द से नियम है, निवास है, निबंध है। तो ये नी शब्द से हमें समझ में नहीं आता है, मगर जब हम उसको नियम, यम लगाना, निवास, वास लगाएंगे, निबंध, बंध लगाएंगे, निबंध, निवास, नियम, इस तरह से शब्द तैयार हो जाते हैं। तो परीक्षा में आप लोगों को नी, परि, प्रति इस तरह से दिए जाते हैं। आप लोगों को शब्द उपसर्ग तैयार करना है। अभी आप लोग देखिए, परिवार और परिवर्तन, परिक्रमा, इस तरह से अलग अलग शब्द आप लोगों को तैयार करना है। परीक्षा में आप लोगों को दिए जाते हैं ये शब्द, आप लोगों को 2 या 3 शब्द जैसे बताए गए हैं वैसे करना है। पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को हर पाठ के नीचे कुछ न कुछ व्याकरण का विभाग दिया है, हम लोगों को मन लगाकर वह लिखना है। आगे देखिए, अभी हम लोग, यह तो हो गया है उपसर्ग। अब हम लोग प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय, पहले उसके हम लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, फिर समझाती हूँ आप लोगों को मैं। नए शब्द बनाने के लिए प्रत्यय, नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में पहले और प्रत्यय में बाद में शब्द लगाया जाता है, इतना याद रखना है। प्रत्यय के लिए मूल शब्दों को अक्षर समूह में जो मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अभी देखिए आप लोग, ईमानदार, उदाहरण देखिए। ईमानदार, तो ईमानदार, ईमान पहले फिर दार,
बल बलवान, सुंदर सुंदरता। तो इसी तरह से यह जो प्रत्यय है, प्रत्यय लगाकर यह शब्द तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़े से उदाहरण देखेंगे, आप लोगों को आ ही जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को कहा त्व, तो कैसे बनेगा शब्द? मातृत्व, पितृत्व, नेतृत्व, लघुत्व, इस तरह से। अभी ईय, ईय प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द तैयार हो जाते हैं? भारतीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। आलू, खाने का आलू नहीं, आलू यह प्रत्यय है। दयालु, इसी तरह से आप लोगों को दयालु, कृपालु, श्रद्धालु यह शब्द तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को इस तरह से इन्हें दिए जाते हैं गी, त्व, पन, और फिर आप लोगों को यह शब्द तैयार करना है। कठिनता है किसी को नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी आगे का कृदंत शब्द तथा तद्धित शब्द। देखिए कृदंत शब्द, उसकी परिभाषा पहले हम लोग कृदंत शब्द यह देखेंगे, उसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय लगाने से शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय लगाने से शब्द कृदंत बन जाते हैं। अभी हम लोग थोड़े से उसके उदाहरण देखेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए, शब्द झगड़ा है, झगड़ा को प्रत्यय आ, झगड़ना, उच्चार में झगड़ना, झगड़ा, झगड़ना, क्या लगा है वहां पर? आकृत प्रत्यय लगाया है। घबराना, घबराहट, आहट यह प्रत्यय लगाया है। घटना, तो यहाँ पे घटिया, लूटना, लुटेरा, एरा आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर यह जो कृदंत शब्द है प्रत्यय लगाकर वह बनाया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? कृदंत। अभी तद्धित शब्द आप लोगों को पढ़ाई के वक्त जो पाठ्य पुस्तक में नीचे व्याकरण विभाग में जो शब्द दिए गए हम लोग आगे के लेक्चर में वह पूरा करने वाले हैं। आप लोगों को साथ में वह अपनी 12वीं की जो युवक भारती हिंदी किताब है वह साथ में लाना है, अवश्य साथ में रखना है, सामने रखना है। अभी हम तद्धित शब्द देखेंगे, उसकी परिभाषा आप लोग लिखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तद्धित शब्द की परिभाषा: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्दों को तद्धित शब्द कहलाते हैं। उसके उदाहरण देखिए। बचपन कितना प्यारा होता है, इसमें आप देखिए कौन सा आता है शब्द? बचपन। बचपन का मूल शब्द कौन सा आता है? बच्चा, यह संज्ञा है। बच्चा यह संज्ञा है और उसको पण यह प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है। लोमड़ी ने चतुराई से काम लिया। चतुर क्या है? चतुराई में चतुर शब्द यह विशेषण है। विशेषण को इस तरह से आई प्रत्यय लगाया गया है, चतुराई यह शब्द बनाया है। तो इसी तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो शब्द तैयार हो जाता है उसे तद्धित शब्द कहा जाता है।
कठिनता है किसी को। अभी देखिए हम थोड़ा सा और उदाहरण देखते हैं। हम अगले साल फिर मिलेंगे, तो इसी तरह से अगला, उसमें ला यह प्रत्यय, अग को ला यह प्रत्यय लगाकर अगला शब्द बनाया गया है। अभी आप लोगों को यहाँ तद्धित और कृदंत शब्दों में पता चला है ना। तद्धित यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण को लगाया जाता है प्रत्यय, और यह सिर्फ शब्द को प्रत्यय लगाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। परीक्षा में आप लोगों को 1 या 2 गुणों के लिए परिच्छेद के ही इसमें से शब्द दिए जाते हैं, और जो पूछा जाता है कि इसका कृदंत शब्द लिखिए, पढ़ते ही आपको लिखना आ जाता है। सिर्फ कृदंत क्या है और तद्धित शब्द क्या है, इतना आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। और उसके लिए पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं उसी को हम लिखेंगे। थोड़े से और तद्धित शब्द देखेंगे। भूख, भूखा, कड़वा, कड़वाहट, भारत, भारतीय, इस तरह से बूढ़ा, बुढ़ापा, आगे अगला, दूध, दूधवाला, इस तरह से यह प्रत्यय लगाकर यह शब्द तद्धित शब्द तैयार होते हैं। इसी तरह से यह शब्द संपदा में यह व्याकरण विभाग यहाँ तक आता है। और यह है कविता का रसास्वादन, अलग सा है। यहाँ आप लोगों को यह व्याकरण विभाग में नहीं है। रसास्वादन यह कविताओं पर आधारित है, जो आप लोगों को पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है, तो उन कविताओं पर आधारित यह रसास्वादन प्रश्न रहता है। तो उसमें यह रसास्वादन क्या रहता है, आप लोग कविता पढ़ते हो, आप छंद लयबद्धता से कविता पढ़ते हैं, आपको पढ़ने के बाद आनंद महसूस होता है। और फिर जब यह क्यों आनंद महसूस होता है कि कविता रची गई वैसी है, उसका रचने का ढंग अलग सा रहता है, उसका मूल भाव क्या है, अत्यंत सरलता से हम लोगों को समझ में आता है, उसका भाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और कौन से शब्द उसको इस्तेमाल किया गया है, वह सुंदर अलंकार हो, रस हो, कौन से क्या लिया गया है, और उससे कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। और फिर हम लोगों को यह कविता पसंद आती है। तो इस रसास्वादन में आप लोगों को परीक्षा में जो भी कविता का प्रश्न रहता है उसमें 2 गुणों के लिए प्रश्न दिए जाते हैं कि भाई रसास्वादन कीजिए। फिर रसास्वादन यानी क्या करना है आप लोगों को, तो यह जो रहता है आप उसकी जानकारी है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ। कविताओं के भावों का, रसास्वादन में कविताओं के भावों का अथाह महासागर उतरे बिना उसका रसास्वादन असंभव है। यहाँ रचना के मूल भाव को समझना